तो दोस्तों हमारे नासिक ट्रिप का था आज लास्ट डे। पिछले कुछ दिनों में हमने नासिक और आसपास के बहुत सारी जगह एक्सप्लोर किए। त्र्यंबकेश्वर से लेके इगतपुरी, सुला, कैमल वैली, धम्मागिरी और नासिक के बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस। और आज था हमारा नासिक से पुणे का निकलने का दिन। ग्रेप पार्क से चेकआउट करने के बाद हम आए सुंदर नारायण मंदिर के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करना पॉसिबल नहीं था। थोड़ा बुरा लगा क्योंकि जब किसी मंदिर के दर्शन के लिए आप स्पेशली आते हो और सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो नेचुरली लगता है कि दर्शन रह गए। लेकिन कभी कभी ट्रैवल में जो प्लान हम बनाते हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लान ऊपर वाला बना देता है। और एग्जैक्टली यहीं पर हमारी मुलाकात हुई एक बहुत ही अच्छे रिक्शा वाले भैया से। वो कहते हैं ना, भगवान हमेशा आपकी सहायता के लिए किसे तो भेजता है, तो ये कुछ उसी प्रकार का था। उन्होंने हमें गाड़ी सुंदर नारायण मंदिर के यहाँ ही लगाने बोली और हमें नासिक की दौड़ कराने ले गए। अब रिक्शा में घूमना हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं, पुणे में तो हम रिक्शा से ही बहुत बार ट्रैवल किया करते हैं। तो हमने भी ज़्यादा सोचा नहीं, कार पार्क कर ली और बैठ गए नासिक दर्शन के लिए हमारे रिक्शा में। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सिर्फ वो हमारे रिक्शा वाले भैया नहीं, तो वो हमारे लिए एक लोकल गाइड भी बन गए। सबसे पहले हम पहुंच गए पंचवटी। नासिक की बात हो और पंचवटी का नाम ना आए, ऐसे हो सकता है भला? पंचवटी का नाम ही पड़ा है पंच वट वृक्षों से, यानी 5 बैनियन ट्रीज। और रामायण के हिसाब से ये वही पवित्र भूमि मानी जाती है जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपना वनवास का एक इम्पॉर्टेंट पीरियड बिताया था। यही के आसपास रामायण से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। नासिक का ये एरिया सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये एक लिविंग पार्ट ऑफ रामायण की परंपरा है। और इसी पंचवटी में है हमारा नेक्स्ट स्टॉप सीता गुफा। रश काफ़ी थी, पर ये स्पिरिचुअल एनर्जी हमें भी फील करनी थी, इसलिए हम भी लाइन में लग गए। वीकेंड्स के टाइम ये लाइन 1 घंटे तक हो सकती है, सो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। गुफा का एंट्रेंस काफ़ी नैरो है और अंदर जाने के लिए लिटरली थोड़ा झुककर और संभल कर जाना पड़ता है। माता सीता इस गुफा में आती थी और इसी एरिया को रामायण का सीता हरण की कथा से भी जोड़ा जाता है। अंदर जाकर हमने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। जगह छोटी है लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत ही डिवोशनल है और मुझे पर्सनली ऐसे प्लेसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि यहाँ आपको एक तरफ हिस्ट्री और माइथोलॉजी सुनने को मिलती है और दूसरी तरफ जब आप वही जगह खुद देखते हो तो इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। आप सोचने लगते हो हज़ारों साल पहले यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा, कैसे जंगल हो गए, कैसी गोदावरी रही होगी और श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने यहाँ अपना वनवास का समय कैसे बिताया होगा। गुफा के बाहर एक गौशाला भी थी, तो हमने वहाँ गाय माता को कुछ खिलाया। मीना को तो वैसे भी एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है और यहाँ आकर गाय को फीड करना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर में हम बाहर आ गए, पर अभी देखा तो लाइन और भी बढ़ गई थी। बाहर आते ही हनुमान जी के भी दर्शन लिए। मंदिर के बाहर ही कुछ ड्राई फ्रूट के शॉप्स भी है, तो मीना ने वहां से कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए। ये पंचवटी का छोटा सा स्टॉप बहुत ब्यूटीफुली कंप्लीट हुआ और हम निकले हमारे रिक्शा वाले भैया के साथ, जो हमारे लिए इतने टाइम से रुके हुए थे, हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो था नासिक का बहुत ही फेमस मंदिर, कालाराम मंदिर। नाम ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। काला मतलब ब्लैक और राम यानी कालाराम। मंदिर की गर्भगृह में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के काले पत्थर की प्रतिमाएं हैं। आज जो मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसका संबंध 18th सेंचुरी से है। सरदार रंगराव ओढ़ेकर ने इस मंदिर के निर्माण में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। एक पॉपुलर कथा के अकॉर्डिंग उन्हें सपने में भगवान श्री राम के काले रंग की मूर्ति गोदावरी में होने का संकेत मिला।
उसके बाद मूर्ति की खोज की गई और फिर यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 18th सेंचुरी में हुआ और इसमें बहुत बड़े स्केल पे काम हुआ था। और मंदिर की आर्किटेक्चर देखो तो सच में बहुत इम्प्रेसिव है। ब्लैक स्टोन का ये पूरा स्ट्रक्चर, बड़ा सभा मंडप और सामने से मंदिर के ग्रैंडियर, कैमरा में जितना ब्यूटीफुल दिख रहा है एक्चुअली सामने से उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। और कालाराम मंदिर का इम्पोर्टेंस सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के हिस्ट्री में भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 1930 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का लीडरशिप किया था। यानी ये मंदिर नासिक के रिलीजियस हिस्ट्री के साथ साथ सोशल हिस्ट्री का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हनुमान जी की प्रतिमा भी उसी मंदिर के बाहर है। कालाराम मंदिर के बाद हमारे रिक्शा वाले भैया ने कहा अब आपको गोराराम मंदिर भी दिखाता हूँ, और हम पहुँच गए प्राचीन गोराराम मंदिर। कालाराम और गोराराम नाम में ही डिफरेंट समझ आ जाता है। कालाराम में ब्लैक स्टोन की राम मूर्ति और गोराराम में वाइट कलर की मूर्ति। गोराराम मंदिर का संबंध भी पेशवा पीरियड से है। हेरिटेज रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये मंदिर 1782 में श्री माधवराव हिंगणे, जो माधवराव पेशवे के सरदार थे, उनके द्वारा बनवाई गई थी। ये पूरी एरिया की एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एक ही एरिया में राम भक्ति के इतने डिफरेंट रूप और इतने पुराने टेम्पल्स। ये टेम्पल्स हो जाने के बाद रिक्शा वाले भैया ने हमें वापस एग्जैक्टली वही ड्रॉप किया जहां हमने अपनी कार पार्क की थी। उनको थैंक यू बोला और हमने सोचा चलो अब पुणे के लिए निकलते हैं। लेकिन सामने ही गोदावरी घाट था और हमने एक दूसरे को देखा। कल रात यहाँ आए थे लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो फिर पुणे जाने से पहले एक और छोटा सा स्टॉप तो बनता था। ये वही सेक्रेड गोदावरी है जो नासिक की आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और इसी पंचवटी एरिया में आपको एक के बाद एक बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल्स मिलते हैं। दत्त मंदिर के भजन हो जाने के बाद यहाँ के अगले टेम्पल्स हम विजिट करने निकल गए। रामकुंड को लॉर्ड राम से एसोसिएटेड माना जाता है और यहाँ डिवोटी स्नान, पूजा और एंसेस्ट्रल रिचुअल्स करते हैं। नासिक के कुंभ ट्रेडिशन में भी रामकुंड का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे कपालेश्वर मंदिर भी है जो अपने एक यूनिक बात के लिए फेमस है। यहाँ नंदी जी की मूर्ति नहीं है। कल जो गोदावरी घाट का व्लॉग डाला था उसमें जो पालकी जा रही थी वो कपालेश्वर मंदिर की ही थी। इसी पीसफुल जर्नी को हम यही रोककर चल दिए पुणे की तरफ। और निकलने के पहले एक मिरेकुलस ऐसा बुलावा भी आया। गोदावरी के इसी सेक्रेड कॉरिडोर में आपको सुंदर नारायण मंदिर भी मिलता है। एक्चुअली जिस मंदिर से हमने आज का व्लॉग स्टार्ट किया था वही सुंदर नारायण मंदिर। और यहाँ हमारे साथ एक बहुत अच्छी बात हुई। सुबह कंस्ट्रक्शन की वजह से हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, लेकिन जब हम गोदावरी घाट एक्सप्लोर करके वापस आए तो पता चला कि सुंदर नारायण मंदिर की मूर्ति कंस्ट्रक्शन एरिया से थोड़ी दूर रखी गई थी। मतलब मंदिर के मेन स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए मूर्ति को टेम्पररी सेफ लोकेशन पे रखा गया था। और हमने वहां जाकर फाइनली सुंदर नारायण भगवान के दर्शन किए। सुबह जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था ना, वो एकदम खत्म हो गया। और मुझे लगा कभी कभी दर्शन थोड़े लेट होते हैं, लेकिन अगर भाग्य में है तो मिलता जरूर है। और फाइनली इसी प्रकार सुंदर नारायण भगवान के भी दर्शन हो गए और हम निकल पड़े पुणे की तरफ। लेकिन नासिक से पुणे जाते वक्त भी एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप था, सिन्नर का गोंदेश्वर मंदिर। अगर आपको एंशिएंट टेम्पल्स और आर्किटेक्चर पसंद है तो गोंदेश्वर मंदिर डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग प्लेस है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स यादवा पीरियड से एसोसिएटेड है और अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 सेंचुरी का माना जाता है। इसका आर्किटेक्चर भूमिजा स्टाइल का है और इसका लेआउट पंचयातना टाइप का है।
मतलब मेन श्राइन के अराउंड सब्सिडरी श्राइन्स भी है। मेन टेम्पल भगवान शिवा को डेडिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स में सूर्य देव, विष्णु देव, पार्वती माता और गणेश जी की श्राइन्स भी है। और सबसे ब्यूटीफुल बात है इसका स्टोन आर्किटेक्चर। इतना पुराना टेम्पल इतने सालों से खड़ा है और आज भी उसकी स्ट्रक्चर और डिटेलिंग देखकर जेन्युइनली सरप्राइज होता है। हमारे नासिक ट्रिप का एंड भी एक और ब्यूटीफुल टेम्पल के दर्शन के साथ हो रहा था। मंदिर के वॉल्स और पिलर्स पे की गई इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स भी काफी ब्यूटीफुल है। हर जगह आपको क्राफ्टमैनशिप नजर आती है। ये वो टाइप की जगह है जहाँ सिर्फ दर्शन करके वापस आने के बजाय थोड़ा टाइम रुककर आर्किटेक्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पॉइंट ये भी है कि गोंदेश्वर को सिन्नर के मिडिवल हिस्ट्री से क्लोजली कनेक्टेड माना जाता है। सिन्नर उस पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट था और गोंदेश्वर टेम्पल उस समय की रिलीजियस और आर्किटेक्चरल प्रॉस्पेरिटी का एक एग्जाम्पल माना जाता था। हमें पर्सनली सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतना एंशिएंट टेम्पल होने के बावजूद इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आज भी काफी इम्प्रेसिव दिखता है। अगर आप नासिक पुणे हाईवे रूट से ट्रैवल कर रहे हैं और हिस्ट्री, टेम्पल्स और एंशिएंट आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है तो सिन्नर का ये गोंदेश्वर मंदिर एक वर्थवाइल स्टॉप हो सकता है। और हमारे लिए तो नासिक ट्रिप का एंडिंग भी परफेक्ट हो गया, एक स्पिरिचुअल सिटी से निकलते हुए एक और एंशिएंट शिवा टेम्पल के दर्शन के साथ। और गोंदेश्वर मंदिर में एक और इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल फीचर है जो शायद बहुत सारे लोग नोटिस नहीं करते। यहाँ एक एडिशनल छोटा सा रूम है जिसमें एक ओपनिंग है जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आती हुई दिखती है। आज के पर्सपेक्टिव से देखते तो ये एक सिंपल होल लग सकता है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर पुराने टेम्पल आर्किटेक्चर में लाइट और डायरेक्शन का यूज बहुत केयरफुली किया जाता था। अब इतने सारे मंदिर देखने के बाद भक्ति तो हो गई, लेकिन पेट भी अपना हक मांग रहा था। भूख काफी लग चुकी थी। सिन्नर क्रॉस करने के बाद पुणे की तरफ आते हुए हम एक होटल में रुके, सोनाई। यहाँ हमने प्रॉपर लंच किया। ट्रैवल में एक रूल हमने फॉलो किया, जब भूख लगती है तब खा लेना चाहिए, वरना डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते मूड भी खराब और एनर्जी भी लो। तो यहाँ थोड़ा ब्रेक लिया, पेट पूजा की और फिर पुणे के लिए दोबारा निकल पड़े। ऐसे क्लाइमेट हो गया है, देखो पुणे में बारिश है, हमें भी लग गई थोड़ी बारिश। गाड़ी बहुत गंदी, एंड लाइक गाड़ी भी कभी गंदी। ये जाओ उधर गाड़ी के पास रुक, मैं तेरा एक फोटो निकालता। चिपक मत, ऐसे करके करना डांस। इसका चश्मा देखो, इसका चश्मा ये देखो मस्ती देखो। चलो लेट्स गो। Look whom we are chasing. Look who is chasing us now. और अब आती है हमारे ट्रिप की एक इंटरेस्टिंग आयरनी। इगतपुरी में हम बारिश के लिए तरस रहे थे, याद है? हम सोच रहे थे इगतपुरी आए हैं, मॉनसून डेस्टिनेशन है और बारिश ही नहीं मिली। और जिस बारिश का हम इगतपुरी में वेट कर रहे थे वही बारिश पुणे के रास्ते में मिल गई। राजगुरु नगर के आसपास अचानक से हेवी रेन स्टार्ट हो गया। विजिबिलिटी रिड्यूस हो गई थी, रोड पर ट्रैफिक भी बढ़ गया था, तो ऑब्वियसली हमने स्पीड स्लो डाउन की। चला, बहुत नींद आ रहा है, तो एक शॉर्ट ब्रेक 5 मिनट का, 5 मिनट ब्रेक फॉर चाय। चलो चाय के लिए
Huh? चाह हो गया, चाह कॉफी Rice हो गया। rice पी ले इधर रुके थे हम, क्या है ये होटल का नाम? Hotel आरंभ। इधर से दिखा तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, ये है होटल आरंभ। ट्रैवल में ड्राइवर को हर 2 घंटे के बाद रुकना कंपलसरी होता है टू इंक्रीज हिज कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस एनी मसल टेंशन। ये ध्यान में रखते हुए हम भी रुके थे खाने के लिए, पर क्या पता था आगे जाके चाकन में ट्रैफिक लगने ही वाला है। वापस रुक गए। ट्रैफिक को मैन्यूवर करते करते फाइनली हम घर 1 घंटे बाद पहुंचे। इसी के साथ हम नासिक का व्लॉग एंड करते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू स्प्रेड द लव गाइस।